नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर राज्य एनडीए के लिए बेहद ही अहम दिन है। सीट शेयर के फॉर्मूले के लिए आज एनडीए के लिए बेहद खास दिन है। बीजेपी के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। संजय जायसवाल और नागेंद्र जी दिल्ली गए हैं। इधर सुशील मोदी और मंगल पांडे आज दिल्ली जाने वाले हैं। तो बीजेपी के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने के लिए। जेडीयू नेता ललन सिंह भी दिल्ली जाने वाले हैं। बीजेपी जेडीयू में आज दिल्ली में फाइनल बातचीत होगी। चिराग पासवान से बातचीत हो सकती है। एलजेपी के सभी नेता दिल्ली में हैं और दोपहर तक चिराग पासवान पार्टी नेताओं को अपना फैसला सुना देंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के साथ हैं, किस तरीके से हैं, किस मजबूती के साथ हैं। और आनंद मित्राज है हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। आनंद, सभी दिल्ली तलब किए गए हैं, चिराग भी आज कुछ फाइनल कर ही देंगे, क्या खबर है? देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी विवेक, और उसके पहले हर गठबंधन की कोशिश होगी कि आज वो तमाम बातों को फाइनल कर ले। सीटों को लेके, कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, इन तमाम बातों को लेके। लेकिन आज एनडीए के लिए बेहद अहम दिन है। एनडीए के कई नेता दिल्ली जा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नागेंद्र जी पहले पहुंच चुके हैं। सुशील मोदी और मंगल पांडे के भी आज जाने की खबर आ रही है कि वो आज दिल्ली रवाना होंगे। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से जो नीतीश कुमार के बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिकार माने जाते हैं ललन सिंह, वो भी आज सुबह में दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही एक तरीके से फाइनल बातचीत हो जाएगी सारी टिकटों को लेकर। और एक सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान से भी बातचीत होने की संभावना है। तो तमाम बातों को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि जो 2 दिन पहले बंद कमरे में नीतीश कुमार ने अपनी कोर टीम के साथ बातचीत की थी, जिसमें ललन सिंह, आरसीपी सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे जो उनके करीबी के नेता थे, उनके साथ बातचीत हुई थी, जो पूरे दिन भर उन्होंने मुलाकात किया था, लगभग 6-7 घंटों तक। जिस दिन उन्होंने कोई कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं की, तो उस दिन कई महत्वपूर्ण फैसले हो चुके थे पार्टी की तरफ से। लेकिन अब एनडीए की तरफ से जो अपने सहयोगी है, बीजेपी हो, उनके साथ फाइनल स्टेप देने के लिए ललन सिंह दिल्ली जा रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम एनडीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है, जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि आज एनडीए की तरफ से सीटों का अनाउंसमेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमसे बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए। तो हलचल सिर्फ एनडीए में नहीं है बल्कि महागठबंधन के घटक दलों में भी हलचल है। खबर यह है कि आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है और इसके लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह दिल्ली बुलाए गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी, इसमें सीटों पर फाइनल फैसले की उम्मीद है। तो कांग्रेस की भी आज बड़ी बैठक होने वाली है। बिहार के बड़े लीडरों को बुलाया गया है, सदानंद बाबू को बुलाया गया है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और इसकी रूपरेखा आज तय हो जाएगी। तो दिल्ली में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। मदन मोहन झा बुलाए गए हैं और इसके अलावा सदानंद बाबू बुलाए गए हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है और इसमें तय हो जाएगा कि कांग्रेस के भीतर खाने चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, कैसे चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के साथ 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल की, एनडीए के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इधर कांग्रेस के खेमे के भी जो बड़े लीडर हैं प्रदेश स्तर के, उन्हें भी दिल्ली तलब किया गया है। यानी कि आज शाम तक 3 बजे का जो समय रहेगा, 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच सारी स्थितियां आज स्पष्ट हो जाएंगी। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक आरजेडी को 135 से 140 सीटें, कांग्रेस को 60 से 65 सीटें, लेफ्ट पार्टियों को 20 से 25 सीटें। तो महागठबंधन में डील पक्की है। आरजेडी को 135 से 140 सीटें और यह फॉर्मूला जो है हम दिखा रहे हैं आपको। लेफ्ट पार्टियों को 20 से 25, वीआईपी को 5 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। इतनी सीटों पर यह चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन का जो आकार है वो स्पष्ट तौर पर कुछ ऐसा दिखता है। तो यहां पर जेएमएम को 3 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन में डील कैसे पक्की हुई है या अभी भी इसमें कोई संशय है, इसलिए हमने कुछ सीटों का फासला यहां पर रखा है जो तय मानकों के बिल्कुल करीब करीब है। तो सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों में तल्खी बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन के दलों के बीच तल्ख बयानबाजी में तब्दील हो रहा है। इस बार वीआईपी और कांग्रेस आमने सामने है।
चूंकि कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है अनफॉर्चुनेटली जैसी बाकी जगहों पे है, तो इसी जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई की बात हम करते हैं। कहने की बात है, अब वीआईपी पर हम क्या कमेंट्स करेंगे? इनका कब जन्म हुआ, कब ये राजनीति में आए, कहाँ से राजनीति में आए, अब ये सब ये कांग्रेस के ऊपर ऐसे लोग अगर कमेंट्स पास करेंगे तब तो फिर बड़ा मुश्किल होगा ना। देश में राजनीतिक का जो एक माहौल है, एक वातावरण है, कांग्रेस का एक विरासत है देश की आज़ादी से लेकर के आज तक का है। अरे हमारी लड़ाई कहाँ है, हम किससे लड़ रहे हैं, इस पर बात करनी चाहिए। इधर पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है। देर रात तक कुर्था विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ता और आरजेडी नेता के समर्थक राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमे। रात 10 बजे राबड़ी देवी के आवास के बाहर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि नारायण ने। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल किसी मेले से कम नहीं। हमने कई तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई नेताओं के घर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं राबड़ी आवास पे और रात के लगभग 10 बज रहे हैं। और राबड़ी आवास पे ये नज़ारा ज़रा देखिए कि किसी मेले से कम नहीं है, किसी हुजूम से कम नहीं है। और कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है और जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने अपने नेताओं को टिकट दिलाने के लिए। देखिए जब भीड़ है तो यहाँ पे दुकानें भी सज गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम की दुकानें हैं, चॉकलेट की दुकानें हैं, पानी की दुकानें खुल गई हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सारी जो दुकानें हैं वो भी सज गई हैं, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में जहाँ पे लोग जुट रहे हैं ज़रूरी है कि सारे लोग यहाँ पे हों। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं किसी मेले से कम नहीं है। ये राबड़ी आवास पे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कुर्था से आए हैं। हम लोग का अपने जरूरत है तो हम लोग ना आएंगे। नेताजी अपना गांव में घूर रहे, क्या करेंगे उसका मतलब नहीं। हम लोग को चाहिए समर्थक है वो हर समय क्या मांग करना है। हाँ, हम लोग के नेता अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम लोग उनका अभिभावक है, जनता है और हम लोग का जो भगवान है हम लोग मांग रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है, नहीं कोई पैदा होगा। रात भर रहेंगे हम लोग रहेंगे सर, बल्कि जितना देर रहना पड़े उतना देर रहेंगे सर। आप लोगों की भेंट हुई, क्या बोली अंदर में कुछ मुलाकात? बात हो रही है। बोले कि मिलेगा, वहाँ खाली भी है, आरजेडी का सीट वहाँ खाली भी है। पहले सदैव जीता था महागठबंधन से, वो कुछ काम नहीं किया, पुल बनवाया, सब पुल टूट गया। ये हुजूर और ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये काफिला जहाँ कैमरा घूमता है वहाँ पे कैमरा घूमना जरूरी है। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तेजस्वी यादव आज जा सकते हैं दिल्ली। बड़ी खबर इस वक्त की, तेजस्वी यादव आज दिल्ली रवाना हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं से आज मुलाकात हो सकती है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज तेजस्वी दिल्ली जा सकते हैं। अहमद पटेल से मुलाकात उनकी संभव लग रही है। सीटों को लेकर बातचीत की संभावना है कि कितनी कितनी सीटों पर लड़ा जाए चुनाव ताकि सफलता मिल पाए। अहमद पटेल से आज तेजस्वी की मुलाकात संभव लगती है। सीटों को लेकर बातचीत की संभावना है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां तेजस्वी के दिल्ली जाने की खबर आ रही है। अभी तक 3 खबरें हमने आपको दिखाई, इसमें एनडीए के जो नेता हैं वो एकजुट होंगे दिल्ली में। इधर जो कांग्रेस से मिलने की बात है तो कांग्रेस के भी लीडरों को बुलाया गया है, तलब किया गया है। अभी जो खबर आ रही है उसमें तेजस्वी भी दिल्ली जाएंगे और अहमद पटेल से मुलाकात की उम्मीद है। और एक और बड़ी खबर यह कि आरएलएसपी के महासचिव माधव आनंद आरजेडी में जाने की तैयारी में हैं। कल राबड़ी आवास पर माधव आनंद ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। अब इसका मतलब समझिए, माधव आनंद कहां जाना चाह रहे हैं। आरजेडी खेमे में देखा गया माधव आनंद को। दोनों के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि माधव आनंद आरजेडी में अपनी जगह तलाश रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इस मुलाकात को निजी बताया है। और बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की, जो मोदी लहर में 3 सांसदों के साथ सरकार में शामिल हो गए, लेकिन सत्ता का स्वाद ऐसा लगा कि ख्याली खीर पकाने के लिए एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में पहुंच गए। जब वहां भी भाव नहीं मिला तो अब मायावती के सहारे नया फ्रंट बनाकर विकल्प देने की बात कर रहे हैं। कहावत है ना, माया मिली न राम। सत्ता की माया का साथ छोड़ उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में गए, लेकिन वहां भाव तो नहीं मिला।
उल्टे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को तोड़कर आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। न आरजेडी ने भाव दिया, न बीजेपी जेडीयू ने। उपेंद्र कुशवाहा की हालत ना माया मिली न राम वाली हो गई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए माया का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा और बिना वजूद वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर विकल्प देने का खोखला दावा करने लगे। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन बनाया, ठीक है, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है तो यह उसके साथ बनाया, लेकिन अब कहां तक ये जनाधार इन लोगों का है शहरी इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में तो जरूर निश्चित तौर पर बसपा का प्रभाव है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, लेकिन उसके बाद शहरी इलाकों में तो इसका बसपा का तो कहीं कोई प्रभाव दिखता नहीं। अब आने वाला समय बताएगा। तो क्षेत्रीय दलों का मुख्य रूप से आप देखेंगे शुद्ध उन लोगों का वही है कि बार्गेन, ऐसा तो नहीं 5 से 7 सीट ला करके वो लोग कोई बहुत बड़ा अपने प्रदेश का कल्याण कर देंगे या जन सरोकार से कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठा देंगे जिससे कि वो जितना उनके घोषणा पत्र में है उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। 4-5 अगर यदि जीत के आते हैं तो वो नंबर ऑफ गेम्स वही जो चुनावी अंक गणित है, अगर विधानसभा में अगर कम होता है बेसी होता है तो वो पाला बदल का खेल चलता है, जो कि देखने को भी मिला है हाल के दिनों में यहाँ। अब जरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के चुनावी प्रदर्शन पर गौर कीजिए। कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में आरएलएसपी की स्थापना की और 2014 लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर में 3 पर जीत मिल गई और 3.1% वोट मिले। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2 सीटों पर जीत मिली और 2.6% वोट मिले। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर हार हुई। वोट फीसदी मात्र 0.2% ही रही। वहीं जिस माया के सहारे कुशवाहा इस बार के चुनाव में हैं, बिहार में जनाधार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। 2015 विधानसभा चुनाव में बसपा ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 225 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। बसपा को 7,28,024 यानी 2.1% वोट मिले। 2010 विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने 239 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बसपा को 9,33,947 यानी 3.2% वोट मिले। साफ है जनता के सामने विकल्प देने के खोखले दावे करने वाली ये छोटी पार्टियां जनता के साथ सिर्फ छल ही करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक और बड़ी खबर आ रही है रांची में। आज रांची में लालू प्रसाद से मिलेंगे भोला यादव। केली बंगले में दोनों की मुलाकात हो सकती है। तो आज भोला यादव लालू से मुलाकात करने वाले हैं केली बंगले में और आज ही मुलाकात हो सकती है दोनों की। जेल प्रशासन से अनुमति के बाद यह मुलाकात होगी। आरजेडी की फाइनल लिस्ट लेकर भोला यादव पहुंचे हैं केली बंगला, जहां पर विशेष इजाजत के बाद आज मुलाकात हो सकती है। लालू की साइन से जारी होगा आरजेडी का सिंबल और कल जेल प्रशासन की अनुमति के कारण नहीं हो पाई थी मुलाकात। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने लालू फैमिली पर निशाना साधा है। दरभंगा में उन्होंने कहा कि एनडीए में पूरी एकजुटता है और गठबंधन की बड़ी जीत होगी। तेजस्वी यादव के रोजगार पोर्टल पर अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें ये बताना चाहिए पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आरजेडी के शासनकाल पर तंज कसते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि जिसने चरवाहा विद्यालय खोलकर लोगों को अनपढ़ बनाया वो रोजगार देने की बात कह रहे हैं। के शासनकाल में 15 साल में चरवाहा विद्यालय खोलने का जिन लोगों ने काम किया वो 15 वर्ष के बाद बेरोजगारी का पोर्टल खोल रहे हैं। इस बेरोजगारी पोर्टल में इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि 26 वर्ष में उन्होंने इतना करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली, 26 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। अगर इसकी भी चर्चा बेरोजगारी पोर्टल में करते नेता विरोधी दल तो शायद जो बेरोजगार लोग उनके पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं वो ये भी समझते कि इनके तरीके से हम भी कुछ पैसा कमा लेते।
और बिहार विधानसभा को लेकर निर्वाचन आयोग की 8 सदस्यीय टीम पटना में है। आयोग की टीम में खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और ये टीम 3 दिन तक बिहार में रहकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस टीम में उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन, चंद्रभूषण कुमार और आशीष कुंद्रा भी हैं। पटना में राज्य निर्वाचन आयोग के साथ इनकी अहम बैठक हुई, जिसमें चुनाव से जुड़ी बारीकियों पर चर्चाएं हुई। आज टीम की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है और आज ही इन्फोर्समेंट एजेंसियों के प्रमुख के साथ भी एक बैठक है और इसके बाद 26 जिलों के डीएम और एसपी के साथ चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा होगी, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा 1 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग की टीम पटना से गया जाएगी। गया में 12 जिलों के डीएम और एसपी के साथ आयोग की बैठक होगी। 1 अक्टूबर को ही निर्वाचन आयोग की टीम गया से पटना वापस लौट आएगी और इसके बाद पटना में मुख्य सचिव, डीजीपी, वरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम वापस दिल्ली लौट जाएगी। तो बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधामोहन सिंह ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी का मैनिफेस्टो जनसंवाद से तैयार होगा। इसके लिए मिस्ड कॉल के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए फीडबैक लिया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत होगी। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हस्ताक्षर करने से किसी को नौकरी नहीं मिलती। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर चुनाव आयोग से कई बातों को छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करीब 2 करोड़ लोग वोट देने से वंचित रह जा सकते हैं। बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर एनडीए को जीत दिलाएंगे। उन्होंने कृषि कानून को लेकर किसानों के लिए फायदेमंद इसे बताया। झारखंड के पूर्व मंत्री राज पालीवाल ने बांका के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लोगों को राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी पहुंचाने तक को कहा। पहले 3 दिनों से जेडीयू कार्यालय में मेला लगा है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। कोई नेताजी के समर्थन में भीड़ बनकर आया है तो कोई वर्तमान विधायक का टिकट कटवाने आया है। गोपालगंज से कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। पोस्टर में जेपी यादव समेत उनके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के आरोपी मुकेश पांडे के साथ विधायक की तस्वीर छपी है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और 220 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस्वी पर हमला करते हुए शाहनवाज ने कहा कि आरजेडी अपने 15 साल के शासनकाल को भुला देना चाहता है। सीट शेयरिंग को लेकर लेफ्ट पार्टियों के नेता एक बार फिर तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। सभी ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पटना के कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। विकास का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि फिर बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। पिता रामविलास पासवान के स्वास्थ्य के लिए चिराग पासवान ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा की। इस दौरान राजू तिवारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दावा किया कि 24 घंटे में एनडीए की स्थिति साफ नजर आएगी। उन्होंने गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। वैश्य समाज ने आबादी के हिसाब से सीटों की मांग की है। समाज ने 50 सीटों पर दावेदारी ठोकी है और कहा है कि सभी दलों को इसका ख्याल रखना होगा और अगर सीटें नहीं मिली तो वैश्य समाज अपना उम्मीदवार उतारेगा। वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सीट जेडीयू सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन से खाली हुई है। चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। गया के बाराचट्टी में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी बालकुंवर मांझी ने जनसंपर्क किया और लोगों से वोट मांगा। वोटरों को जागरूक करने के लिए मुजफ्फरपुर में एनसीसी कैडेटों के साथ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम के साथ एनसीसी के अधिकारी मौजूद रहे। कैडेटों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की गई।
अररिया में तीसरे चरण के चुनाव में 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर डीएम ने प्रचार रथ को रवाना किया है। चुनाव को लेकर सासाराम सब डिवीजन में विशेष जांच अभियान चलाया गया। खुद सदर एसडीओ ने जांच का नेतृत्व किया। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर के नवगछिया में एसपी ने बूथों का निरीक्षण किया। बूथों पर मूलभूत सुविधाओं की जांच की गई। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।